सालों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। सत्येंद्र, श्याम सुंदर गुप्ता, उमेश, पारुल, हरिओम सिंह यादव, अनीता, अमिता शुक्ला, आयुषी, जैनब, जॉनी, कुलदीप, सहनाबी, जीतू, अंजलि, राजेश, सूरज, सुभाषिनी, अक्षय, संध्या, अमरेंद्र, आदित्य, रवि कुमार, खुशबू, सभी का स्वागत, सभी का स्वागत। सोनाली, रंजीत, कैसे हैं सब लोग? सब बढ़िया? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? याद वाद है प्रवीण सर के? भूल गए सब प्रवीण सर को? आजकल कोई दिख नहीं रहा आजकल क्लासेस में। जय हिंद, जय हिंद। स्वागत, स्वागत भाई, स्वागत। राजेंद्र कुमार, स्वागत है आपका भी। एकदम बढ़िया, आप लोगों की तरह एकदम स्वस्थ व्यस्त और थोड़ा सा मस्त भी। चलिए, काजल, नीलू शर्मा, आपका भी स्वागत। आप लोगों की कक्षा में आने के बाद मस्त तो हो ही जाते हैं, है कि नहीं? सही बात। तो क्या पढ़ने वाले हैं आज? वर्णमाला। वर्णमाला तो पढ़ी थी ना आप लोगों ने? पढ़ रखे हैं ना आप लोग तो? चलिए, साधना देवी का भी स्वागत। आप तो हृदय से हृदय में बसते हैं। अरे सर, ऐसा बोलेंगे आप तो मैं गदगद हो जाऊंगा। चलिए, आप लोगों का ये तो स्नेह है मुझ पे, आपको कैसे भूल सकते हैं? चलिए, किसी ना किसी अंदाज में तो याद रहूंगा ही। दिव्या, रुद्र, आपका भी स्वागत। सॉरी। चलिए, तो आज की कक्षा को शुरू करें। हाँ, बिल्कुल बढ़िया हूं उमेश सर, एकदम बढ़िया। मैं हाल बढ़िया है। खुशबू, आप लोगों के सानिध्य में और अच्छा लग रहा अभी। तो आज की कक्षा में हम लोग वर्णमाला पे बात करने वाले हैं। जैसा कि हम लोगों ने प्रीलिम्स में वर्णमाला पर बात कर रखी थी, हमें से कई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो पहली बार क्लास में होंगे और उनके लिए वर्णमाला को शुरू से शुरू करने का प्रयास है। हम में से कई लोगों के मन में ये विचार आ भी सकता है कि सर, हम तो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वर्णमाला क्यों पढ़ें? भाई, वर्णमाला जो है वो वर्णों का समूह है, और अगर वर्ण नहीं पता तो शब्दों में, और शब्द नहीं पता तो वाक्यों में, और वाक्य नहीं पता तो निबंधों में, उत्तरों में हमारी गलतियां दृष्टिगत होती हैं। तो प्रयास ये रहे कि वर्णमाला से हम शुरू करें ताकि बेसिक से बेसिक चीजें हम कवर कर सकें, है ना? तो शुरू किया जाए फिर कक्षा को। महेश कुमार गुप्ता का भी स्वागत। तो मैं ये थोड़ी देर के लिए सोच लेता हूं कि आप लोगों को वर्णमाला में कुछ नहीं आता, ठीक है? वर्णमाला को शुरू से शुरू कर रहा हूं। आप सब लोगों से एक छोटा सा निवेदन यह है कि ऐसी जगह पर जाकर बैठ जाइए जहां पर आप मेरी आवाज सुन सकें और मेरे साथ उच्चारण भी कर सकें। वरना वरना घर में इधर उधर घूमते हुए अगर वर्णमाला पढ़ोगे तो दिक्कत आएगी, है ना? इनमें देखो, अंतर तो नहीं है, बात तो बराबर ही है, लेकिन इनका प्रयोग करते समय थोड़ा सा सोचना पड़ता है। जैसे और शब्द या एवं शब्द को पहले प्रयोग करते हैं, तथा शब्द को बाद में प्रयोग करते हैं। ये थोड़ा सा मैंने एक बार देखा है। ठीक है श्याम सर। हाँ, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। शबनम, सुगंधी, तनु, आपका भी स्वागत। जैसे राम एवं श्याम में गहरी मित्रता थी, तथा वे साथ साथ दिन भर घूमा करते थे, तो तथा बाद में आ जाता है। इस तरह की एक चीज मैंने देखी है। यथा तथा, वो शब्द जो है ना, यथा और तथा वाला मामला है, तो इसलिए तथा सबसे आखिरी में आता है। और या एवं बराबर है। एवं शब्द का प्रयोग थोड़ा सा साहित्यिक तौर पर किया जाता है, और शब्द सामान्य शब्द है। ये और थोड़ा सा मैंने स्पष्ट कर दिया। तो आइए शुरू करते हैं वर्णमाला। वर्णमाला पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं भाषा पर, कि भाषा कहाँ से बनी, कैसे बनी और किस तरह से बनी। मैं आप लोगों की ये जो क्लास है ये मेंस की क्लास है, और इसलिए मैं थोड़ा सा आपके साथ में वार्तालाप करने का प्रयास अधिक करूंगा। मैं थोड़ा से यानी कह सकते हैं भाव विनिमय थोड़ा सा ज्यादा रहेगा यहाँ पर। प्रीलिम्स के अंदर क्योंकि हम लोग 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनते थे, यहाँ पर ऑप्शन चुनने वाली कहानी है रहेगी नहीं, तो इसलिए मैं आप लोगों से ये चाहूंगा कि आप लोग भी थोड़ा से भाषा पर काम करें, परिभाषाओं पर काम करें, विचारों को कैसे लिखा जा सकता है उस पर काम करें तो बेहतर होगा। हमने यहाँ पर जैसे कहा कि भाषा क्या है, तो भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु में आ प्रत्यय लगाने से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कहना, बोलना या उच्चारण करना, है ना? तो यहीं से हम लोग इसको आगे समझेंगे। हाँ, स्वागत ज्योति, सीमा, राहुल, मानवेंद्र, सभी का स्वागत। अब कहानी क्या बनती है, हमको समझना यहां से शुरू करना पड़ेगा कि क्या हर एक उच्चारण भाषा के अंतर्गत आता है? हम अगर कुछ भी उच्चारण करें तो क्या वो भाषा बन जाती है क्या? या मनुष्य नहीं, कोई जानवर, पशु पक्षी, ये भी कोई आवाज
निकालते हैं, कोई उच्चारण करते हैं, तो क्या वो भाषा के अंतर्गत आएगी? नहीं आएगी। भाषा क्या है? भाषा जो है वो मानव वाग्वयों द्वारा उच्चारित स्पष्ट सार्थक अर्थपूर्ण शब्द समूह को हम भाषा कहते हैं। तो यहां पर अर्थ का बहुत महत्व है। शब्द वही जो अर्थ प्रदान करे, वो एक स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए। अगर मैं क्या बहुत, अब ये इस तरह की अगर मैं बातें करूंगा तो आप बोलेंगे क्या ये भाषा है? नहीं ना। इस तरह की आवाज से को आप भाषा बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आप सुन नहीं पाए, स्पष्ट नहीं है, आप अर्थ नहीं प्राप्त कर सके। तो जब अर्थ ही पूर्ण नहीं है, सार्थक ही नहीं है, स्पष्ट ही नहीं है, तो फिर वो भाषा नहीं कहलाएगी। अच्छा, तो भाषा का काम क्या है? मानव मन के विचारों को पूर्णता और स्पष्टता प्रकट के साथ प्रकट करने के सरल और सशक्त शब्दमय साधन को हम भाषा कहते हैं। अगर हम अपने मन के भावों को प्रकट करना चाहते तो संप्रेषण करने के लिए भावों को, हम पीके तो है नहीं कि हाथ पकड़ के समझा देंगे, है ना। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? कहना पड़ेगा। और जब हम कहेंगे तभी वो पहुंच पाएगा। तो कहने और पहुंचाने का जो तरीका है उसको हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब भाषा के दो स्वरूप होते हैं, एक होता है मौखिक और एक होता है लिखित लिखित है ना। इन दोनों में क्या अंतर है? जो उच्चारण हम करते हैं वो मौखिक है, जो हम लिपिबद्ध करते हैं वो लिखित है। खुशबू, प्रियंका, पीहू, स्वागत। सर ये भी आता है क्या मेंस में? बच्चा मेंस का मामला तो ऐसा है कि मेंस में तो हर चीज आती है ना। तो हम बेसिक से पढ़ रहे हैं, प्रयास ही कर रहे हैं। सर आपकी क्लास तो 1 और 4 बजे होती है। हाँ शानम, वो जो क्लास होती है 4 बजे और 1 बजे, वो क्लास आपकी फ्री क्लास है, ये पेड बैच है, ठीक है। हाँ, मेंस के लिए बैच है ये। हाँ नमस्कार। हाँ, शिव कुमार का भी स्वागत, पीहू का भी स्वागत। तो आप लोगों के प्रश्न अगर समाप्त हो गए तो मैं आगे चलूं? नहीं, देखो मैं कभी भी ये कोशिश करता हूं कि आप लोगों के मन में जो भी भावनाएं जागृत हो रही हैं उनका पहले शमन कर दूं, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूं। कंटेंट का क्या है? कंटेंट तो अपने पास में है, जब तक आप रहेंगे तब तक मैं सारा कंटेंट दे दूंगा। पहले मन के अंदर की भावनाओं को जरा करेक्ट कर ले। जी सर सही है, एकदम स्टार्ट से पढ़ाइए, बिल्कुल एकदम शुरू से शुरू कर रहा हूँ भाई, है ना। अब मौखिक और लिखित से यहाँ पर जो जो आपको स्पष्टता हुई वो ये हुई कि भाई जो उच्चारण किया जा रहा है वो मौखिक है, मुख से निकले हुए शब्द मौखिक हैं और लिपिबद्ध किए गए शब्द लिखित हैं। शुरुआती दौर में तो हम लोगों ने मुख से उच्चारण ही किए होंगे और कुछ भी बोलते होंगे, हम लोग तो कुछ भी आवाजें निकालते होंगे, हिया हिया हुआ हुआ हुर्र, ऐसी कुछ आवाजें निकालते होंगे यार शुरुआत में, है ना। जैसे आप लोग देखते होंगे बंदरों की आवाजें, है ना, ऐसी आवाजें निकालते हैं ना भाई। हमको बोलते हैं हम बंदरों के बंदर हमारे वंशज हैं, पूर्वज हैं, तो हम लोग ऐसी आवाजें निकालते रहे होंगे, पेड़ पर लटके होंगे, फल खाते होंगे, वस्त्र का तो कोई मामला था ही नहीं। तो धीरे धीरे हमने इन चीजों पर काम करना शुरू किया। और पहली बार जब हम लोगों ने देखो हुआ क्या था, हुआ दरअसल क्या हुआ होगा, हम भी जानवर ही थे, आज भी जानवर ही हैं। हमारे अंदर कई तरह की जानवरी जो पाश्विक प्रवृत्तियां हैं वो कई बार उजागर भी हो जाती हैं। जैसे किसी एक महिला को 35 टुकड़ों में काट के फेंक देना, पाश्विक वृत्ति है। भावना के ज्वार में उठकर किसी का सिर फोड़ देना, पाश्विक वृत्ति है। हिंसक हो जाना पाश्विक वृत्ति है। भावनाओं के ज्वार में बहना पाश्विक वृत्ति के अंतर्गत आता है। मैं एक इंटरव्यू देखा, देखो आप लोग सब क्या है मेंस वाले हो ना, तो मैं थोड़ा सा क्या हो जाता है मेरे साथ कहानी क्या फंस जाती है कि मेंस का इसमें जब मैं बात करने लगता हूं तो मैं थोड़ा सा निबंधात्मक हो जाता हूं और आप लोगों के साथ में बहुत सारी भावनाएं मैं आपके साथ में उजागर भी करता हूं, आपके साथ में साझा भी करता हूं। अभी कुछ दिन पहले मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जो डिक्शन पे था। डिक्शन मतलब समझते हो आप? जो हम डायलॉग डिलीवरी करते हैं, जो भी हम कुछ कहते हैं, है ना, स्पीच देते हैं उस पर। तो मैं एक इंटरव्यू देख रहा था तो उन्होंने एक बात बोली यार, और वो बात है ना मुझे बहुत क्लिक कर गई। तो मैं सोचता हूं कि आप लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए। उन्होंने ये कहा कि जब तक हम जानवर थे तब तक हम स्वरों का प्रयोग ज्यादा करते थे, जैसे जैसे हम मनुष्य होते गए हमने व्यंजनों का प्रयोग ज्यादा करना शुरू कर दिया।
और ये बात आपको बहुत आसान लग रही होगी जो मैं बोला, या हो सकता है आपके समझ से परे निकल गई, पर अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कैसे। मैं ले जा रहा हूं, मैं ले जा रहा हूं आपको, वहां तक ले जाऊंगा। आप खुद देखो, उनका ये कहना था कि जब आप भावनाओं को किसी के सामने प्रदर्शित करते हैं तो आपके स्वर ज्यादा निकलते हैं, आपका ध्यान स्वर पे ज्यादा रहता है, आपके उतार चढ़ाव पे ज्यादा ध्यान रहता है। लेकिन जब आप किसी बात को समझाने का प्रयास करते हैं, उस समय आप हर एक अक्षर को, हर एक व्यंजन को चबा चबा कर बाहर निकालते हैं। आप अभी भी देखोगे, जब आप भावनात्मक रूप से बहुत परिपूर्ण होते हैं तब आप आवाजें ज्यादा निकालते हैं, अरे ओ, आपका फोकस रहता है स्वरों पे। और जब आप किसी व्यक्ति को कोई बात समझाते हैं तब आप व्यंजनों का प्रयोग ज्यादा करते हैं। ये विचार आप खुद सोचो किस लेवल का वैज्ञानिक विचार है ये। आप खुद सोचो, जब हम पशु रहे होंगे, माने पाश्विक वृत्ति ज्यादा रही होगी हमारे अंदर, जब हमने भाषा का प्रयोग करना सीखा नहीं था, तब सबसे ज्यादा कौन सी आवाजें निकाली होंगी? हम क्या च च च पा 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 ट ट ट न न न म म म ऐसा बोलते थे क्या? नहीं, हम लोग ये हु हा ही हु इस तरह की आवाजें ज्यादा निकालते होंगे यार। हाँ, देवराज शिवानी स्वागत। और जब हम लोग धीरे धीरे, हमारा जो ये पूरा पिछला मस्तिष्क जो है हमारा, वो जैसे जैसे परिपक्व होता गया, हम लोगों ने पाश्विक वृत्तियां छोड़ी। धीरे धीरे हम लोग मनुष्य की उस विधा में आते चले गए। हमने अपने आप को निरंतर सुधार किया हमारे अंदर। अब जब हम हमारे अंदर धीरे धीरे हम सुधार कर रहे थे, उस दौरान हमने ये देखा कि हमारे कुछ वस्तुएं हैं, कुछ व्यक्ति हैं जो हमारे आसपास हैं, उनको हमने किसी एक विशेष ध्वनि से प्रदर्शित किया होगा। जैसे मैं अक्सर ये उदाहरण देता हूँ कि जब हम, शायद हो सकता है कहीं भाग रहे हों, कुछ शिकार करने गए हों और शेर हमारे पीछे लग जाए, तो हम शेर से भागते भगाते किसी पहाड़ की छोटी सी कंदरा में घुस गए हों, और जब हमने वहां से आवाज निकाली हो तो आवाज आई हो गुफा, गुफा, क्योंकि वो तो गूंजती है ना, तो वो आवाज सुनाई दी। और हमने उसके बाद, हो सकता है फिर ऐसे ही कोई घूम रहे हो और फिर कुछ शेर पीछे लगा हो, तो हम दौड़ लगा के हमने एक दूसरे को देखा हो और हमने कहा हो गुफा, तो हमने बोला अच्छा गुफा। हम पहुंच गए गुफा में। तो हमने धीरे धीरे किसी संज्ञा का प्रयोग करना शुरू किया, किसी शब्द को, किसी ध्वनि को किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के साथ बाइंड किया, जोड़ दिया। यहीं से भाषा का निर्माण शुरू हुआ। ऐसे करते करते हमारी अलग अलग तरह की ध्वनियां हमारे मुंह से निकलती चली गई और हमने एक भाषा निर्मित कर ली। ये भाषा स्वाभाविक रूप से मौखिक ही रही होगी। जब हमने मौखिक भाषाओं का प्रयोग अत्यधिक करना शुरू कर दिया, जब हम हर विचार को, हर मनोभाव को भाषाओं में व्यक्त करते थे, शब्दों में व्यक्त करने लगे हों, तब हम में से हो सकता है कुछ एक मेरे जैसा आदमी जो अलग ही बैठा रहता हो, है ना, एक तरफा कहीं बैठा होगा गुफा में बैठ के और कुछ सोच रहा होगा, और सोचते सोचते उसके दिमाग में कोई विचार आया होगा, और उस विचार को उसने सोचा कि क्यों ना अब मैं इसको कहीं पे ऐसी जगह रख दूं जहां पे मैं किसी और को बता सकूं बाद में, वरना भूल गया तो उसने क्या किया, फिर चित्र बनाना शुरू किया। आपने देखा होगा भीमबेटका वगैरह की गुफाओं में चित्र बने हुए हैं, भित्ति चित्र बने हुए हैं, जिसके अंदर शेर जैसे वो शिकार कर रहे हैं, वो आग जला रहे हैं, वो उत्सव मना रहे हैं, उस तरह के चित्र आपने देखे होंगे। तो सबसे पहले हमारे यहाँ चित्रात्मक लिपि आई। बाद में इसी चित्र को हमने लिपिबद्ध करने का प्रयास किया, कुछ इस तरह की डिजाइन बना दी होगी हमने। इस तरह की कुछ चित्रात्मक लिपि हम लोग लेकर आए। ये चित्रात्मक लिपि आपने सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर देखी, है ना, जिसको हम मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और इस तरह की जो सभ्यताएं थी, उस दौरान हमको देखने को मिला। फिर हमारे सामने एक एज आती है, वैदिक एज। कुछ लोगों का कहना है कि आर्य इन्वेजन हुआ, है ना, जो बाहर से यहाँ आए और उन्होंने फिर इसके आगे काम किया। और कुछ का ये कहना है कि नहीं साहब, ये इन्वेजन थ्योरी जो है वो गलत है। हमारे ही जो मोहनजोदड़ो या हड़प्पा जैसी सभ्यता में बड़े बड़े हमने वो बना लिए थे, नगर बना लिए थे, वहां पर कई तरह की घटनाएं, दुर्घटनाएं हुई, वहां पर किसी तरह की महामारी फैली। आपको पता है, एक चीज मैं बताता हूँ आपको, अभी कुछ 100 साल पहले की घटना है। हमारे यहाँ जब हैजा फैला था, हैजा 1800-1900 के आसपास की कहानी है। हैजा जब फैला था
तो एक समय में इस कदर महामारी वो का रूप उसने ले लिया था कि लोग क्या करते थे, अपने लोगों को घर में ही छोड़ के और बाहर चले जाते थे और कहीं जाके बस जाते थे, बाहर निकल जाते थे, घर भी छोड़ दिया। घर में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा पीड़ित है, जो मरने की स्थिति में या जो उसके कारण दूसरों को हो सकता है, उसको भी वहीं छोड़ दिया और वो चले गए। तो जब हम ये स्थिति अभी 100 साल पहले देख देख पाते हैं हमारे हमारे भारत में, तो आप सोचो उस समय क्या हुआ होगा। कोरोना में भी वैसी ही स्थिति थी, लोगों ने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया था, लोग अपने जिसको कोरोना हो गया था उसको एक कमरे में बंद कर दिया गया। अब जब वो अभी तो क्या था कि फिर भी हम लोगों को थोड़ी सी जागरूकता थी, पूरी जागरूकता फैली हुई थी, सब लोगों को बताया जा रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है, तो फिर भी एक स्थिति गंभीर नहीं हो पाई। लेकिन ये स्थिति उस समय में थी कि लोगों को छोड़ देते थे, घर घर ही छोड़ देते थे, वो जो है वो वही रहने दो, चलो अपन तो चले, जीवन जान बची तो लाखों पाए वाली स्थिति। तो आप सोचो कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो में भी जो हमको लाशें मिली हैं या जो कंकाल मिले हैं इधर उधर पड़े हुए, कोई सड़क पे पड़ा हुआ मिला है कंकाल, कोई घरों में पड़ा हुआ कंकाल मिला है, तो उसके समय में वैसी कुछ महामारी होने की संभावना है। ऐसे ही वहां पर 7 बार बाढ़ के प्रमाण मिले हैं। तो कई लोगों का ये मानना है कि साहब ये जो इन्वेजन थ्योरी है कि भाई आर्य बाहर से आए, वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों की एक चाल थी हम लोगों को नीचा दिखाने की, कि भाई तुम लोग कभी भी समृद्ध ना थे ना रहोगे, तुम गुलाम थे, गुलाम हो, गुलाम रहोगे। तो इसलिए वो इंडियन शब्द का प्रयोग हमारे लिए करते थे। अब इस बीच में हमारे सामने जो क्योंकि मैक्स मुलर की थ्योरी भैया इन्वेजन की है ना, आर्यन इन्वेजन की, तो उनका ये कहना था कि भैया तुम्हारे अंदर बुद्धि थी नहीं, वो सेंट्रल एशिया से आर्य आए थे, फिर उन्होंने इन सबको मारा और फिर तुम लोग समझदार बने। ये समस्याएं हमारे यहाँ आई हैं। ये इतिहास का एक पक्ष है, दोनों तरह के पक्ष हैं, अब उसमें क्या सही क्या गलत इसको लेकर तर्क मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। पर हाँ, हमारे यहाँ इस तरह की घटनाएं घटित हुई। अब हमारे सामने जो पहली लिखित भाषा, हमारे सामने जो पठनीय भाषा है जिसको हम पढ़ पाते हैं, वो हमारे सामने संस्कृत आई, और ये वैदिक एज से मिली, है ना। ऐसा भी कहते हैं कि तरह के महामारी हर 100 साल में होती है। हाँ, ऐसा भी कहते हैं खुशबू, बात बिल्कुल सही है आपकी, ऐसा भी मैंने भी सुना है। तो अब यहाँ से कहानी जो बनती है, वो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि साहब हमारे यहाँ पे संस्कृत हमको पहली टेक्स्ट बुक मिली। अभी कुछ साक्ष्य मिले हैं कि भाई जो मोहनजोदड़ो या हड़प्पा या वैदिक सभ्यता है वो अभी से शुरू नहीं थी, उससे भी पहले से थी। ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि वैदिक जो ऋचाएं हैं, वेद जो हैं, वो पहले मौखिक थे, स्मृति थे, स्मृति श्रुति थे। क्या कहते हैं? श्रुति। श्रुति का क्या मतलब होता है पता है आपको? एक दूसरे से सुनते हुए आगे बढ़ते थे, मतलब मैंने आपको सुनाया, आपने और किसी को सुनाया, आपने उसके दूसरे पीढ़ी को सुनाया, सुनाते सुनाते बोलते, सुनाते बोलते सुनाते, कंठस्थ करते करते आगे चल रहा था। बाद में फिर वेद व्यास जी का नाम यहाँ पर आता है, जिन्होंने संकलन किया इन सभी सूत्रों को और सभी सूक्तों को, और हमारे सामने 4 वेद की स्थापना हुई। तो पहली बार जब लिखने की बारी आई, तो हमने क्या देखा कि उसके अंदर हमने कुछ लिपि लिखी है। संस्कृत जो कि एक भाषा है, इसकी लिपि हम ब्राह्मी लिपि के नाम से जानते हैं। ब्राह्मी लिपि के अंदर हमको देखने को मिली। लिपियों में भी फिर एक कहानी है। ब्राह्मी लिपि है, फिर ब्राह्मी के बाद में उसके अंदर एक नागरी लिपि है, नागरी के बाद में फिर आपकी देवनागरी लिपि है। इस तरह से लिपियों का भी एक क्रमबद्ध इतिहास हमको मिलता है। अब ऐसी तरह से इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जब हम हिंदी पे गए, तो हिंदी की जो लिपि मानी जाती है वो मानी जाती है देवनागरी लिपि, हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहां तक की बात सबको स्पष्ट है ना? नहीं नहीं, संस्कृत भाषा है, लिपि ब्राह्मी है। तो संस्कृत की जो लिपि के अक्षर हैं, जो चिन्ह है, वो ब्राह्मी लिपि से लिए गए हैं, ऐसा आप कह सकते हो। संस्कृत में जैसे आप कभी संस्कृत अगर पढ़ेंगे, संस्कृत व्याकरण कभी आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, तो आपको माहेश्वरी सूत्र सुनाए जाएंगे। माहेश्वरी सूत्र ऐसा कहते हैं, उसकी कथा ये होती है कि भाई जब भगवान शंकर को ने विषपान किया, और विषपान करने के बाद वो बहुत परेशान थे उस विष के कारण, हलाहल के कारण। तो उन्होंने काफी देर तक तांडव किया, और तांडव करने के बाद जब वो उस शांत कर पाए उसकी उष्णता को, तो फिर वो एक जगह रुके और उन्होंने 14 बार डमरू बजाया। वो जो 14 बार उन्होंने डमरू बजाया था, उसी 14 बार डमरू बजाने से 14 माहेश्वरी सूत्र निकले, और उन्हीं 14 माहेश्वरी सूत्रों से हमारे जो स्वर और व्यंजन है वो प्राप्त होते हैं। वो कुछ इस प्रकार हैं, जैसे आई उण रेल रिक, आई ओंग, आई औच, हाय वरट लण, है ना, यमं गणनम, झमय घड़धश, जब गड़दश, खपठथ चटतव, कपय,
और इस तरह से वो बने हुए हैं, है ना। मैं थोड़ा सा अटक रहा हूँ, पढ़े बहुत दिन हो गए। सर जब आप माइथोलॉजी का ज्ञान देते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। अरे यार वो है ही इंटरेस्टिंग, क्या करूंगा अभी। सर निबंध कब से लिखना है, लिखने और कब से निबंध की क्लास स्टार्ट होंगी? बच्चा स्टार्ट हो चुकी है निबंध की क्लासेस, फ्री क्लासेस चल रही हैं और इतनी जबरदस्त क्लास लग रही हैं, आप जाओ अटेंड करो, पुरानी क्लासेस देखो, आपको मजा आ जाएगा। हाँ, कपय और शसहर, सर सह, है ना। और आखिरी में क्या है, एक और आखिरी में मैं भूल रहा हूं। तो इस तरह से वो बना हुआ है। सर आप इतने कठिन शब्द कैसे बोल लेते हैं? वैसे ही जैसे आप सुन लेते हैं सर, प्रयास करता हूं। हल, हाँ बिल्कुल सही, मुझे मालूम है। अरे बहुत बढ़िया। तो आप सबने सुन रखी है मतलब ये कथा, चलो बढ़िया। गिरीश चंद्रा का भी स्वागत। तो कुल मिला के लिपि से वर्ण में निकले और वर्ण को फिर बाद में हमने उसको व्यवस्थित किया है। अब देखते हैं जरा क्या कहानी बनती है। तो हमने क्या किया, देखो ये सारी कहानियां पहले ही हो चुकी थी, ये यहां तक की कहानी सब हो चुकी थी। बाद में जो हमारे यहाँ के भाषा वैज्ञानिक थे, भाषा वैज्ञानिकों ने इस पर विचार किया कि यार देखें ये भाषा में मामला बड़ा अजीब है यार। तो उन्होंने फिर इसके ऊपर क्या किया, इसके ऊपर काम करना शुरू किया और इसके अंदर से फिर कुछ तत्व निकाले। तो उसके अंदर वर्णमाला कैसे बनी, वर्ण कहाँ से आए, फिर उसके अंदर वर्णमाला में कौन सी चीज को क्या कहा गया, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, उस सब पर उन्होंने काम किया। अब उस काम के अंदर हमारे सामने जो व्याकरण आया, व्याकरण जो हमारे सामने बनकर आया, उसके अंदर हमको कई सारे नियम और तरीके हमारे सामने स्पष्ट किए गए। तो हमने ये देखा कि जब हम वर्णमाला की बात करते हैं, हम भाषा की बात करते हैं, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई और सबसे बड़ी इकाई को सोचने का प्रयास किया गया। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि अगर मानव मुख से उच्चरित होने वाली सबसे छोटी मौखिक इकाई की बात की जाए तो उसको हम ध्वनि या स्वन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि या स्वन। ऐसे ही अगर ये ध्वनि या स्वन हमारे मौखिक सबसे छोटी इकाई है, तो लिखित सबसे छोटी इकाई का नाम पे क्या होएगा? तो वर्ण को उन्होंने सबसे छोटी लिखित इकाई कहा, जिसके अंतर्गत स्वर आते हैं और स्वर रहित व्यंजन आते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, स्वर रहित व्यंजन, इसका मतलब समझते हो आप लोग? सब लोग समझते हो इसका मतलब? स्वर रहित व्यंजन का क्या मतलब हुआ? स्वर रहित व्यंजन का मतलब हुआ जिसके अंदर स्वर ना हो, मतलब कि जैसे ये लिखा मैंने क, तो इसके अंदर स्वर भी है, इसके अंदर मैं अगर हलंत लगा दूं तो ये बिना स्वर का हो गया, और अगर बिना स्वर का हो गया तो फिर ये आप उच्चारण नहीं कर पाएंगे। अभी बात समझ में आई क्या? आप जरा उच्चारण करके देखो, अब आवाज ही बाहर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि अ नहीं है इसके साथ में। अगर इसके साथ में मैं अ जोड़ देता हूं तो फिर ये कैसा बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा। तो बिना स्वर के कोई व्यंजन उच्चारित नहीं हो पाता, ये एक और चीज यहां से हमको स्पष्ट हुई। और साथ ही साथ हमको ये भी समझ में आया कि स्वर और स्वर रहित व्यंजन क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। हमें से कई लोग वर्ण और अक्षर का अंतर नहीं समझ पाते। आज वर्ण और अक्षर का अंतर समझो। वर्ण जहां पे स्वर रहित व्यंजन है और स्वर है, इनका स्वर रहित व्यंजनों का हम उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा हम इसको तोड़ नहीं सकते। वहीं पे अक्षर, एक उच्चारण श्वास में एक आघात से बाहर निकलने वाले अक्षरों को हम अक्षर कहते हैं। मतलब अ, क, पा, में, नी, चा, टे, ये सब क्या है? ये सब के सब अक्षर है। मतलब इसके अंदर स्वर भी है और स्वर सहित व्यंजन भी है। क्या लिखा है? स्वर एवं स्वर सहित व्यंजन अक्षर कहलाते हैं। इन्हें कहा जाता है न अक्षरति इति अक्षरम, जिनका अक्षरण न किया जा सके, जिससे इससे अधिक इसको न तोड़ा जा सके, उच्चारण में न तोड़ा जा सके, उसको हम अक्षर कहते हैं। वैसे भी कहा गया है कि जो ध्वनि है वो कभी समाप्त नहीं होती, इसीलिए बोलते हैं कि गाली मत दिया करो। क्या क्या समझ नहीं आया रवि? क्या समझ नहीं आया? अक्षर और स्वर, वर्ण और अक्षर में अंतर समझ में नहीं आया क्या? वर्ण और अक्षर फिर से बताओ। देखो, वर्ण के अंदर स्वर तो है, अक्षर में भी स्वर हैं सारे, लेकिन यहां पे स्वर रहित व्यंजन है। स्वर रहित व्यंजन है, जिसके अंदर स्वर नहीं लगा हो वह व्यंजन, जिसके नीचे हलंत लगा हो वह वाला व्यंजन। ठीक। लेकिन अक्षर में स्वर सहित व्यंजन है। स्वर सहित व्यंजन का मतलब हो गया जो व्यंजन जिसके साथ स्वर भी लगे हों, जिनको हम उच्चारण कर सकें, एक ध्वनि से बाहर आ जाए। क, चा, टी, तू,
पे, ये सब क्या है? ये सब के सब अक्षर हैं। हाँ, आधा नहीं, मतलब ये व्यंजन है, ये ही व्यंजन है। ये जो है ये अक्षर हैं, ये स्वर सहित हैं, ये स्वर सहित हैं। अभी क्लियर है सब लोगों को? जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं सबको क्लियर है ना यहां तक का कॉन्सेप्ट? आगे चलूं? आगे चला जाए यहां से? ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं शब्द की। अब जब हम अक्षर समझ पाए तो अक्षर के बाद आते हैं शब्द। अक्षरों से ही शब्द बनते हैं। वर्णों या अक्षरों का क्रमबद्ध समूह जो आपको एक अर्थ प्रदान कर दे वह क्या है? शब्द है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई अगर कोई है तो वह शब्द है। अगर मैं बोलूं आपके सामने तो आपको कुछ अर्थ समझ में आया क्या? जब आपको अर्थ समझ में नहीं आया तो क्या ये शब्द थे क्या? नहीं, ये शब्द है ही नहीं। शब्द वही है जो आपको अर्थ प्रदान करें। देखो बहुत सिंपल सा मामला है, शब्द अर्थ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिसका अर्थ नहीं वो शब्द नहीं, जो शब्द नहीं वो उसका अर्थ कभी मिल नहीं सकता। ठीक है, स्पष्ट है मेरी बात? बात समझ में आई सबको? आगे समझो। अब शब्द कैसे हैं? तो शब्द हमेशा स्वतंत्र हैं। उनका एक अर्थ होता है, ये बात सही है, लेकिन शब्द हमेशा स्वतंत्र होते हैं। मैंने कहा बोला लड़का, तो लड़का अपने आप में स्वतंत्र शब्द है। ठीक, ये सबसे छोटी ऐसी इकाई है जिससे आपको अर्थ प्राप्त होता है। अब इसी शब्द को जब आप किसी वाक्य में बांध देते हैं, वाक्य में प्रयोग करते हैं, तो शब्द स्वतंत्र रूप से नहीं प्रयोग होता, वह कहीं ना कहीं उस वाक्य से बना हुआ रहता है। अगर कोई स्त्रीलिंग वाक्य आपको बनाना है, स्त्रीलिंग के प्रति वाक्य बनाना है और लड़का शब्द का प्रयोग करोगे तो क्या करना पड़ेगा? वाक्य में लड़का को लड़की लिखकर फिर आपको करना। जैसे लड़का तो स्वतंत्र है शब्द, है ना? अब इस शब्द को आपको बहुवचन में प्रयोग करना है तो आप बोलोगे लड़के घूमने गए थे, लड़की मस्ती कर रही है, लड़कियों ने खाना खा लिया। तो आपने किया क्या है? उस लड़का शब्द के ही कई रूप बनाए हैं, और ये जो रूप बने हैं ये किस वजह से बने? क्योंकि वो वाक्य में प्रयुक्त हुआ है। तो वाक्य की डिमांड थी, वाक्य की आवश्यकता अनुसार शब्द को आप विकार कर उत्पन्न कर लेते हैं, उसी शब्द को पद कहते हैं। तो इतना सा सिंपल सा मामला है कि जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वाक्य के अनुसार जुड़ता है, उसी वाक्य में प्रयुक्त सारे शब्द क्या कहलाने लगते हैं? पद कहलाने लगते हैं। शब्द एक स्वतंत्र इकाई है, लेकिन पद वाक्य का अंग है। कोई शब्द विभक्ति आदि के साथ जुड़कर वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद कहलाने लगता है। क्या इतनी बात सबको स्पष्ट है? क्या शब्द और पद भी समझ में आ गए? दोनों का अंतर समझ में आ गया सबको? हाँ, स्वागत प्रतिमा, आपका भी स्वागत है। अब बात आती है वाक्य की कि वाक्य क्या है सर? तो देखिए, वाक्य का मामला सीधा सीधा सा है। इसकी कुछ मूलभूत संरचना है। ये हर भाषा में अलग अलग मूलभूत संरचना होती है। जैसे आपने अंग्रेजी में देखा होगा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। यहां पर हमारे यहाँ उल्टा हो गया, या यूं कहो उन्होंने उल्टा कर लिया। जो भी है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, ये हमारा तरीका है। पहले हम कर्ता लिखते हैं, फिर कर्म लिखते हैं, फिर क्रिया लिखते हैं। अब ये वाक्य होता क्या है? तो वाक्यों में दरअसल पदों का प्रयोग किया जाता है। तो पदों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह जिससे पूर्ण अर्थ प्राप्त हो उसे हम वाक्य कहते हैं। अब पूर्ण अर्थ से क्या तात्पर्य है भैया? यहां पर शब्द से अर्थ मिल रहा था, वाक्य से भी अर्थ मिल रहा है, क्या अंतर है दोनों में? शब्द से जब अर्थ मिलता है तो उसका आप पूरा अर्थ नहीं प्राप्त होता। मैं अगर कह दूं राम आना, घर, रोज, तो आप इसका अर्थ क्या निकालोगे? मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं? राम का अर्थ है, ठीक है, आने का भी अर्थ है, ठीक है, रोज का भी अर्थ है, ठीक है, घर, इसका भी ठीक है अर्थ। लेकिन जब मैं कहता हूं राम रोजाना घर नहीं आता, तब आपको बात पूरी तरह से समझ में आई? बोलो हां कि ना? या मैं कह दूं राम रोजाना घर आएगा, तो जब मैं वाक्य बनाता हूं पूरा, तब आपको पूरा अर्थ समझ में आता है। इसलिए वाक्य को क्या कहते हैं? यह पूर्ण अर्थ प्रदान करने वाली सबसे छोटी इकाई है। विभक्ति, विभक्ति का मतलब कारक होता है। विभक्ति जैसे ने लगाना, को लगाना, अनिल सर ने, को, से, में, पर, ये लगाते हैं ना, ये विभक्तियां हैं। आप कारक पढ़े होंगे ना, कर्ता ने कर्ता को, कर्म है से सो, करण पहचान, संप्रदान को के लिए, अपादान से जान, काके की संबंध है, मैं पे पर अधिकरण, हेरे अरे संबोधन है, आठों कारक का वर्णन। तो ये सब क्या है? ये सब कारक हैं, यही विभक्तियां हैं। आ गया याद? चलिए बधाई। आगे चला जाए तो हमने चार मुख्य बिंदु ढूंढे।
भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि या स्वन कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक लिखित इकाई शब्द कहलाती है। भाषा की पूर्ण सार्थक लिखित इकाई वाक्य कहलाती है। यहां तक की बात सबको क्लियर है? चार मूलभूत तत्व श्याम, मैं आपको जब वाक्य पढ़ाऊंगा तो वाक्य के अंदर इसको कवर करूंगा। इसके अंदर आकांक्षा होनी चाहिए, इसके अंदर योग्यता होनी चाहिए, ये मूलभूत इसके तत्व हैं। अब ये आकांक्षा क्या है, इसकी योग्यता क्या है, वो मैं थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करूंगा। अभी थोड़ा सा इतना समझ लो, जैसे मैं अगर कहूं, मैं आज आपसे कहूं कि सुनो, इसके आगे की बात कल बोलूं तो काम आएगी क्या? आपको समझ में आएगा वाक्य क्या बोल रहा हूं? मैं आज बोल दूं आज, फिर कल बोलूं मैं, फिर तीसरे दिन बाद बोलूं तुम्हें, तो क्या ये सब एक साथ जुड़े हुए हैं क्या? नहीं है। तो क्या ये वाक्य बन सकता है? नहीं। एक साथ बोला हुआ शब्दों का समूह वाक्य बनेगा। ऐसे ही अगर मैं कह दूं मछलियां पेड़ पर चढ़ती हैं, तो क्या ये वाक्य है क्या? क्योंकि मछलियों में पेड़ पर चढ़ने की योग्यता ही नहीं होती, तो फिर ये भी वाक्य नहीं है। इस तरह के चार वो एलिमेंट हैं श्याम। मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत सारी चीजें यार। देखो क्या है ना, ये हरि कथा हरि हरि है ना, हरि अनंत हरि कथा अनंत है। लोग व्याकरण को बहुत हल्के में ले लेते हैं, बहुत है कंटेंट इसके अंदर बताने के लिए। तो इसको हम वाक्य के साथ समझ लेंगे, ठीक है सर, अगर आप कहें तो। आइए आगे चलते हैं, बात करते हैं वर्णमाला पे, क्योंकि आज की कक्षा वर्णमाला की है। वर्णमाला की तरफ चलते हैं। हिंदी भाषा की वह लघुत्तम इकाई, लघुत्तम ध्वनि जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, वर्ण कहलाते हैं। इनका एक सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। और वर्णमाला में कुल संख्या कितनी होती है? 52 होती है। इसके अंदर मूल वर्णों की संख्या 44 बताई गई है, जिसमें 11 स्वर और 33 मूल व्यंजनों की बात कही गई है। खैर, हम लोग देवनागरी के 52 वर्णों पर आज हम बात करेंगे। तो हमारे पास में कुल वर्ण कितने हैं? 52 है, 52 है, आपने पढ़ा भी होंगे। अंग्रेजी में कितने हैं? 26, मतलब दुगने हैं अपने पास में। अभी हिंदी में कितने हैं? दुगने हैं। क्या खास बात है? आप सी का प्रयोग क के लिए भी करते हो, स के लिए भी करते हो, है ना? करते हो ना? सी का प्रयोग क के लिए भी होता है, स के लिए भी होता है। जी शब्द, जीव का प्रयोग जी के ज के लिए भी होता है, ग के लिए भी होता है। तो इस तरह की भ्रांतियां यहां पर ज्यादा फैलती हैं। लेकिन जैसे एक्स का प्रयोग, जेड का प्रयोग, ये आपको कंफ्यूज करता है। हिंदी में ऐसा नहीं होता। हम जितने प्रकार की ध्वनियां मुंह से निकाल सकते थे, उन सब ध्वनियों को हमने एक एक वर्ण यहां पर दे रखे हैं। उनका भी एक क्रम है। तो सबसे पहले हम स्वरों पर बात कर लें, फिर व्यंजनों पर बात कर लें। मैंने अभी अभी आपको बताया कि स्वरों का प्रयोग सबसे पहले हुआ, क्योंकि हम प्राचीन काल से ही स्वरों का प्रयोग करते आए थे। बाद में जैसे जैसे हम बुद्धिजीवी होने लगे, वैसे वैसे हमने व्यंजनों का प्रयोग शुरू किया, और धीरे धीरे अब व्यंजनों की तरफ हमारा ध्यान अधिक रहता है। तो हमने सबसे पहले स्वर बोलना सीखे थे, इसलिए सबसे पहले हम स्वर ही पढ़ते हैं। इसीलिए स्वर और व्यंजन में स्वर पहले आते हैं, व्यंजन बाद में आते हैं। तो स्वरों को क्या कहा जाता है? स्वरों को कहा जाता है स्वयं राजन्ते इति स्वराः, मतलब कि जो स्वयं उच्चारित हो सके उन्हें हम स्वर कहते हैं। जिनको हम स्वयं उच्चारण कर सकें वह स्वर है। इसके लिए किसी अन्य ध्वनि का प्रयोग आवश्यक नहीं है। इसके लिए किसी अन्य ध्वनि को जोड़ने की आवश्यकता नहीं हो, वैसे स्वर होते हैं। स्वरों की संख्या कितनी बताई गई है? 11 बताई गई है। कौन कौन से हैं? अ आ ई उ ऊ रि ए ऐ ओ औ। अब इन स्वरों के ऊपर एक प्रश्न यह भी बन सकता है कि मात्रा के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है? मात्रा के अनुसार, तो अगर आप देखेंगे यहां पर, तो हम औ की मात्रा इस तरह से लगाते हैं, ओ की मात्रा ऐसे, आय की मात्रा ऐसे, ए की मात्रा ऐसे, री ऋषि की मात्रा ऐसे, ऊ की मात्रा ऐसे, छोटे ऊ की मात्रा ऐसे, ई की मात्रा ऐसे, छोटी ई की मात्रा ऐसे, आ की मात्रा ऐसे, लेकिन अ की मात्रा नहीं होती। तो अ को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सबकी मात्राएं हैं, और इसी वजह से मात्रा के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी बताई गई? 10 बताई गई। ऐसे ही एक प्रश्न बन सकता है कि उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के अनुसार स्वर कितने प्रकार के हैं? तब इस स्थिति में भी हम 10 ही लिख कर आते हैं। कारण है उसका कि जो आपका री ऋषि है
उसका उच्चारण करते समय हम स्वरों की बजाय व्यंजन का महत्व का एहसास करते हैं। री ऋषि ऐसा लगता है जैसे हम व्यंजन उच्चारण करना है। तो री ऋषि को छोड़कर बाकी के जो 10 स्वर हैं वो सभी उच्चारण के अनुसार स्वरों में माने जाते हैं। तो यहाँ पर ये दो बात सबको स्पष्ट हो गई क्या? जल्दी से अंगूठा उठा दिखा दो, मुस्किया दो यार, बहुत देर हो गई, आधा घंटा हो गया मैं बोलते बोलते। कोई हाँ ना नहीं बोल रहा है, अंगूठा उठा नहीं बता रहा, मुस्किया नहीं रहा। तो कक्षा जो है वो एकदम सीरियस मोड पे चली गई है। और आप तो जानते हैं कि मैं जो है सिंसियर स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ। सीरियस जो है वो हॉस्पिटल में पाए जाते हैं, सिंसियर मेरी कक्षा में पाए जाते हैं। अब इतनी देर में कि आप लोग कमेंट करें, इतनी देर में मैं पानी पी ले रहा हूं ताकि मेरे भी गले में सुकून रहे। चलिए फिर आगे चला जाए, अब यहां से आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे चलते हैं, अब बात करते हैं स्वरों की। तो स्वरों में हमारे पास स्वर तो 11 ही है ना, 10 या 11 स्वर, उच्चारण के आधार पर 10, ऐसे 11। लेकिन इन स्वरों को हमने क्या किया है, अलग अलग रूप से बांट दिया है। बांटा क्यों है? उसके वर्गीकरण किया गया, वैज्ञानिक रूप से उसकी व्याख्या की गई, वैज्ञानिक रूप से उसके अंदर कुछ खोजबीन की गई। तो अगर आप देखें तो हम इसको 5 तरह से, 5 आधारों पर बांट सकते हैं। जैसे मात्राओं के आधार पर स्वर कितने प्रकार के, जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ओष्ठ यानी ओठों के आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, और उच्चारण करते समय नासिका का प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो इनको थोड़ा सा बारीकी से हम देख लेते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं मात्राओं के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कैसे किया गया। अब मात्रा से मतलब क्या है? मात्रा का क्या मतलब होता है? भैया हमको आटे में नमक कितना डालना है, इतना डालना है, ये मात्रा है। हमको हलवे में घी कितना डालना है, हमने क्या किया, ये इतनी मात्रा में डालना है। सही है ना बात? हाँ, स्वागत सुधा, आपका भी स्वागत। ये बात समझ में आ रही है सबको? 1 किलो आटे के हलवा बनाने में शक्कर कितना डलेगा, ये उसकी क्या है, मात्रा है। उसी प्रकार से किसी वर्ण का उच्चारण करने में लगने वाला समय उसकी मात्रा है। समझ में आई मेरी बात? अरे आप बोलो अ, कितनी देर लगेगी आपको अ, और अगर यहां पर आप बोलो ए तो समय ज्यादा लगेगा, आए समय ज्यादा लगेगा। आप बोलोगे ई, कम समय लगेगा, ई ज्यादा समय लगेगा। तो किसी वर्ण का उच्चारण करते समय उसमें लगने वाला समय, उसका उच्चारण काल मात्रा कहलाता है। तो इस स्थिति में जब हमने देखा तो मात्रा के अनुसार, उच्चारण काल के अनुसार स्वरों को हमने 3 तरह के वर्गों में बांटा। सबसे पहला ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर को हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर, क्योंकि इसकी मात्रा माना की x है, मतलब माना की 1 है, तो एक मात्रिक हो गए। इसके अंदर कौन कौन से स्वर आएंगे जरा सोचो तो जरा, अ आ इ ई उ ऊ रि ए ऐ ओ औ। कौन कौन से रहेंगे? इसके अंदर 4 स्वर आएंगे, अ ई उ री। इन्हें हम मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इनको? मूल स्वर, अ ई उ री। ये चारों एक मात्रिक स्वर हैं। जब हम देखते हैं कि इनमें एक समय लग रहा है, तो माना कि इसका समय x है, तो जो द्विमात्रिक होंगे उसका समय कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। जैसे मैं कहूं मन, आप देखो म न बराबर समय लग रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं रामन, रावण, तो अब आप देखोगे रा में जितना समय लग रहा है उतना ही समय व और ण दोनों को मिला के लग रहा है। इन दोनों के बराबर इसमें ही समय लग जा रहा है। तो ये एक मात्रिक हुआ, तो ये क्या हो गया? द्विमात्रिक हो गया। बात समझ में आई नहीं आई? समझ में आई ये बात? तो अब जैसे यहां पर क्या क्या आ जाएंगे, आ ई उ ए आए ओ औ, ये सब क्या है? ये सब दीर्घ स्वर हैं। इनको हम द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विमात्रिक स्वर। ठीक। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर 4 आपने यहां लिख दिए, बाकी के जो बचे थे वो आपने यहां लिख दिए, 7, 7 4 11 हो गए। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर प्लुत स्वर कहां से लाओगे आप? कौन सा एग्जांपल? दूसरा कैसा ले लो? अरे दूसरा ले लो,
जामुन। देखो आप, जा के अंदर दो समय लग रहा है, मुन में एक बराबर बराबर समय लग रहा है, एक एक। इन दोनों में जितना समय लग रहा है उतना ही समय इसमें लग रहा है। मैंने कहा राम, देखो आप सुनकर, राम, इससे आधा समय में आप मां बोल दे रहे हो। रा में जितना समय लग रहा है शिवानी, उससे आधे समय में आप मां बोल देते हो। मैं आपका ही नाम ले लो ना, आपका ही नाम ले लो, शिवानी, शिवानी। इन दोनों में जितना समय लग रहा है, वा और नी में, इन दोनों में बराबर समय लग रहा होगा, लेकिन शी में इन दोनों से आधा समय लग रहा है। सुधा, तो स में ऊ की मात्रा, ये जो छोटा ऊ है, और धा में आ की मात्रा है, तो इसमें समय एक लग रहा है, तो इसके अंदर दुगना समय लग रहा है धा में, है ना। छोटा अ आया ना, ये आ तो गया, ये वाला आ इधर आ गया। फिर से लिख दे रहा हूं, देखो यहां पे जो आपका एक मात्रिक स्वर है ना, एक मात्रिक स्वर कौन कौन से हैं? मूल स्वर एक मात्रिक है। अ, ना ना ना, अनिल मैं बताऊंगा उसके बारे में। अब ये आ जो है ये द्विमात्रिक में चला गया, छोटा ई बड़ा ई, तो ये तो यहां चला गया, ये वाला इधर चला गया, छोटा ऊ बड़ा ऊ, तो जो छोटा ऊ है वो यहां रहेगा, बड़ा ऊ जो है वो यहां चला गया। अब आपके मन में आएगा री ऋषि, तो री ऋषि को, री री बोलने में समय कम लग रहा है ना, तो ये इधर ही चला जाएगा। अब बचेगा ए ऐ ओ औ, तो इसके अंदर हम में से कई लोग सोचते हैं कि ए इधर आ जाएगा, ऐ इधर आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पता है? क्योंकि अ का के साथ जब ई का मेल होता है तब ए बनता है, तो ये वैसे ही दो स्वरों से मिलकर बना है, इसलिए ये दीर्घ स्वर में ही जाएगा। आप खुद आवाज लगा के देखो, लगाओ जरा आवाज। रमेश, कितना समय लगा? र और श में जितना समय लगा उतना ही समय में ने ले लिया। अनिल सर, आप बोलते मेष राशि, मेष, देखो ना आप खुद ही, में कितना समय लग रहा है? श का दुगना समय लग रहा है। तो ए ऐ ओ औ ये चारों के चारों दीर्घ स्वर ही होते हैं। तो हमको ये समझ में आ गया, ह्रस्व स्वर के अंदर य ई उ री, ये चार रहेंगे। यहां पे रहेगा आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये सब जाएंगे आपके दीर्घ स्वर। इसको हम द्विमात्रिक कहते हैं, इसको एक मात्रिक कहते हैं। अब प्लुत स्वर क्या है? तो प्लुत जो है वो त्रिमात्रिक स्वर है। आपने देखा होगा ओम ऐसा लिखा होता है, ओम ऐसे लिखा होता है, ये क्या है? ये त्रिमात्रिक स्वर है। आपको और उदाहरण देता हूं, आप कोई दूर व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसको आवाज लगाएंगे राम, आपने देखा होगा ये वाला चिन्ह लगा हुआ, देखा है? प्रथमोऽध्यायः, ये क्या लगा है? ये निशान है प्लुत स्वर का, आधा अ है ये। कोई व्यक्ति जब पास में खड़ा है तो हम बहुत धीरे से बोलते हैं श्याम, जब दूर खड़ा है तो बोलेंगे श्याम। क्या किया आपने? आपने दीर्घ स्वर को प्लुत स्वर में परिवर्तित कर लिया। मतलब हर एक स्वर जो छोटा है उसको आप खींच कर लंबा कर सकते हैं, उसको त्रिमात्रिक या प्लुत स्वर बना सकते हैं। क्या यहां तक की बात सबको स्पष्ट है? क्या जितने लोग मेरे साथ कक्षा में जुड़े हुए हैं, क्या यहां तक की बात सबको स्पष्ट है क्या? हाँ, खींचा जाएगा, समय बढ़ेगा ना भाई, समय बढ़ता जा रहा है ना, समय बढ़ा मतलब मात्रा बढ़ी, मात्रा बढ़ी तो आपका प्लुत स्वर बन गया। माना कि इसका x है तो इसका कितना हो जाएगा 2x, तो इसका कितना हो जाएगा 3x, तो कुल मिला के समय ही तो खींचा ही जा रहा है, खींच रहा है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं जीभ के आधार पर। ध्यान देते चलिएगा साहब मेरे साथ में, जीभ, आप जब जीभ के प्रयोग के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो आप जितने लोग मेरे साथ जुड़े आपको उच्चारण भी करना पड़ेगा। आइए उच्चारण करते हैं। सबसे पहले बोलते हैं अ, बोल के देखो जरा अ बोलते समय क्या आपकी जीभ हिलती है? क्या आपकी जीभ कहीं आगे पीछे सरकती है क्या? बोल के देखो अ, अ बोलते समय हमारी जीभ कहीं नहीं जाती, वो मध्य में ही पड़ी रहती है, तो इसको मध्य स्वर बोला। ठीक, इसको क्या बोला? मध्य स्वर, क्योंकि अ बोलते समय हमारी जीभ कहीं नहीं जा रही। अब जरा अ के साथ में आ का उच्चारण करो तो जरा, अ और आ दोनों को उच्चारण करो तो जरा, अ आ। जैसे ही आप अ के बाद आ बोलोगे जीभ पीछे सरकती है, हाँ कि ना? तो पश्च को क्या कहते हैं? पीछे। अग्र को क्या कहते हैं? आगे।
बोल के लिखेंगे सब लोग, प्रयास करेंगे। देखो अ आ, जैसे ही आप अ के बाद आ बोलोगे जीभ आपकी पीछे खिसक जाएगी। ठीक, अब जरा बोलो आगे के अ आ ई ई। जैसे ही आप आ के बाद ई ई का प्रयोग करते हैं आपकी जीभ आगे ऊपर उठती है। बोलो आ रही है कि नहीं आ रही? जीभ आगे ऊपर उठती है। अ आ ई ई। जैसे ही आप ई ई बोले आपकी जीभ आई आगे, तो ये किस में चली गई? अग्र स्वर में चली गई, ई ई। आगे चलो अ आ ई ई उ ऊ। जैसे ही आप उ ऊ कहेंगे आपके होठ बाहर निकलेंगे, जीभ अंदर खींच जाएगी। जब अंदर आ रही है तो पश्च स्वर होगा कि नहीं? उ ऊ होगा सर। फिर से बोलेंगे अ आ, देखो ध्यान दो इधर, अ आ ई ई उ ऊ ए ऐ। जैसे ही आप ए ऐ बोलेंगे आपकी जीभ फिर आगे जाएगी, ओ औ में फिर पीछे आएगी। तो हमारा लॉजिक जो चल रहा है वो ऐसा चल रहा है, अ आ ई ई। थोड़ा सा आगे है, ये बीचों बीच है, ये ई ई आगे निकल गए, ई ई उ ऊ ए ऐ ओ औ। कोई दिक्कत? यहां तक का मामला स्पष्ट है जीभ के प्रयोग के आधार पर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगली कहानी है मुख के आधार पर या मुख के उच्चारण करते समय मुख के खुलने के आधार पर। मुख कितना बड़ा आप खोलते हो। अब ये मत करना कि वो जो आजकल अंग्रेजियत जो हमारे अंदर घुस गई है, शहरीकरण करने के लिए जो हम भाषा का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसका अगर आप देखोगे तो उसके अंदर तो कोई अ दिखेगा ना कोई आ दिखेगा। जैसे आप लोग अक्सर सुनते होंगे लोगों को, सर नमस्कार, कैसे हैं सर आप? बढ़िया है सर। अरे सर आप कब आए सर? सब बढ़िया। उनका मुंह ही नहीं खुलता यार। हमको उनके दांत गिनने बैठे थे जब मुंह खोलने में दिक्कत आ रही थी। मुंह खुलता ही नहीं है। अच्छा आप गांव में जाओ, वो बोलेंगे और बताओ भैया सब बढ़िया। वो उनका हर एक अक्षर अलग अलग सुनाई देगा, आपको अलग अलग स्वर सुनाई देगा। तो हमको ये देखना है, तो हमको यहां ये देखना है कि कौन से स्वर में हमारा मुंह बड़ा खुलता है, कौन से स्वर में मुंह छोटा खुलता है। इसको हमने चार भागों में बांट रखा है, संवृत, अर्ध संवृत, अर्ध विवृत और विवृत। इसको थोड़ा सा आपको डिजाइन के साथ में मैं सिखा देता हूं। देखो ध्यान देना, सबसे बड़ा मुंह खुले, अगर बड़ा मुंह खुल रहा, पानी पूरी खाते कि नहीं खाते आप लोग? गोलगप्पा पानी पूरी, इतना बड़ा मुंह खोलती हैं लड़कियां। इस इतने बड़े खुलने वाले मुंह को हम कहते हैं विवृत। इससे थोड़ा सा मुंह कम खोलोगे तो हम इसको कहेंगे अर्ध विवृत, है ना? इससे कम मुंह खुलेगा तो हम उसको कहेंगे अर्ध संवृत। और इससे भी कम मुंह खोलोगे तो हम इसको कहेंगे संवृत, है ना? आपने देखा लोगों को जुमा केसरी खाए हुए देखा है? जुमा केसरी खाए हुए लोग, क्या बताएं सर, मतलब जो है बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं आप। मतलब आप जब सिखाते हैं ना सर तो इतना जबरदस्त सिखाते हैं। उनका मुंह इससे ज्यादा खुलता ही नहीं है, खुला नहीं। तो इससे ज्यादा बड़ा मुंह खुलता हुआ देखा क्या आप लोगों ने? नहीं देखा ना। इसको कहते हैं संवृत, इसको कहते हैं विवृत। ठीक, अब इस संवृत और विवृत के बीच की कहानियों को समझेंगे। तो सबसे कम मुंह कब खुलता है आप लोगों का? सोचो, संवृत स्वर कौन कौन से हो सकते हैं? अ आ ई ई उ ऊ ए ऐ ओ औ। देखो जरा, यहां अगर देखोगे तो आपका ई ई उ ऊ, इन चार वर्णों में आप स्वरों को बहुत कम मुंह खोल के बोलेंगे। और अगर मुंह खोलना है तो बड़ा मुंह कब खुलता है? जब हम बोलते हैं आ या फिर आ बोलते, सुना सुना नहीं सुना आपने? कॉलेज, ऑटो, ऑटो ऑटो ऑटो, ऑपरेशन। तो ये आ और अ जो है वो विवृत है। संवृत में आते हैं ई ई उ ऊ। अब आपके पास में बचा अ ए ऐ ओ औ। तो ए ऐ ओ औ देखो कैसे लिखना है। यहां से लिखो अ, यहां लिखो ए, यहां लिखो ऐ,
यहां लिखो ओ, यहां लिखो औ, खत्म हो गई बात। अ ए ऐ ओ औ। अरे कथा पूरी हो गई भैया, कुछ हाँ ना तो बोलो, समझ में आया नहीं आया वापस से रिपीट करें, वापस से रिपीट किया जाए का? बता नहीं रहे आजकल आप लोग, बोलो बताओ, मतलब समझा दें एक बार और। क्लियर है, पक्की बात? अच्छा बताओ, चलो अब आप लोग बताओगे मुझे। मुझे ये बताओ कि ए कहां लिखेंगे? ए कहां लिखेंगे? एक, दो, तीन या चार में? रिपीट करो, अरे दीपा रिपीट करेंगे ना, करेंगे अभी रिपीट फिर से कर देंगे, टेंशन नहीं लो आप। देखो क्या करना है, सबसे आसान काम काज क्या हो गया? ई ई उ कहां जाएगा? सबसे कम मुंह खुल रहा है ना, देखो जब तक बोलोगी नहीं ना दिव्या, साथ दीपा साथ में, तब तक ये समस्याएं बनी रहेंगी। आप लोगों को मैंने इसीलिए बोला कि बोल के देखो, देखो बोल के ई उ इतना सा भी मुंह खोलोगे ना, काम चल जाएगा आपका ई उ, है ना? और अगर अगर आप इतना सा मुंह खोल के आ बोल के बताओ जरा, इतना सा मुंह खोल के बोल पाओगे? नहीं निकलेगा ना, आ के लिए मुंह खोलना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका आ, और ये हो गया आपका आ। ठीक, ये विवृत हो गए, ये संवृत हो गए। इन दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं ना, किसी को दिक्कत नहीं। अब देखो अ ए ऐ ओ औ बचा है, तो जरा ए ओ बोलो तो ए ओ ए ओ ए ओ। ई से तो ज्यादा ही खुलता है मुंह, ए ओ ए ओ। लेकिन अ में आपका मुंह ए ओ से ज्यादा खुलता है। ए ओ आ अनार का, अनार का यहां आएगा। आए, आओ, खत्म हो गई कहानी। रिपीट हो गया, सब लोगों को समझ में आ गया यहां तक? आगे चलें, कहो हाओ, आओ फिर आगे चलें, चलो देखो। अब बात करते हैं ओष्ठाकृति, यानी ओठ की आकृति के आधार पर आपके ओठ की आकृति कैसे बनती है किसी वर्ण को बोलते समय। तो ओठ दो ही तरह की स्थिति में खुलते हैं यार, देखो, या तो ऐसा मुंह बनाएंगे या फिर ऐसा मुंह बनाएंगे, है ना? आ ई ए सब में मुंह ऐसा खुलता है, ऐसा, है ना? और ओ औ उ ओ औ, इनके अंदर गोल गोल मुंह बनता है, गोल गोल। तो गोल गोल को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं ना, वृत्तमुखी। क्या कहेंगे? वृत्तमुखी, वर्तुलित। इसमें आते हैं उ ओ औ। बाकी सब कहां चले जाएंगे? अवृत्तमुखी या अवर्तुलित में चले जाएंगे, आ हाँ, लेकिन उदासीन स्वर का ध्यान रखना भैया, ये एकदम उदासीन है। बोलते समय ना होठ में कोई चंचलता आती है ना, कोई बड़े होते हैं ना कोई छोटे होते हैं, ना कोई गोल होते हैं ना कोई लंबे खींचते हैं, कुछ नहीं होता। तो को उदासीन स्वर कहा गया है। याद रहेगा इतनी बात? जुमा केसरी खा के बोलो। जुमा केसरी खाना खाता होता मैं तो फिर जुमा केसरी खा के बोलता। ऐसे तो हम नाटक करते रहते हैं बस जीवन में। आ जाओ, तुमको दूसरी नाटक बताता हूँ, आ जाओ, देखो सुनो ध्यान देना। अब बात करेंगे हम स्वरों की, नाक और मुंह से वायु के निकलने के आधार पर। हम में से बहुत सारे लोग नाक में बात करते हैं। और बताइए सर, सब बढ़िया चल रहा है आजकल? क्या करते हैं सर आप? बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, हम आपकी कक्षा में आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लोग नाक में बोलते हैं। आपको जब सर्दी हो जाती है तब भी आप इस तरह की हरकतें करते हैं। तो ये कहानी क्या है? कहानी दरअसल यह है कि जब हम नाक और मुंह से आवाज नहीं निकालते, सिर्फ केवल मुंह से आवाज निकालते हैं, तो उसको हम कहते हैं निरनुनासिक। निरनुनासिक जैसे आ ई ई उ ऊ ए आए ओ औ। इन सब में हम नाक का प्रयोग नहीं करते, लेकिन कुछ लोग करते हैं, जैसे आ ई ई उ ऊ ए आए ओ आओ ओ हुजूर। बाकी तो सब समझदार लोग हैं, मुझे इससे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो निरनुनासिक अनुनासिक समझ में आ गया। अनुनासिक को हम सानुनासिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सानुनासिक। कुमार शानू का नाम नहीं ले रहा हूं मैं, सानुनासिक कहते हैं। ठीक है, बात स्पष्ट है सब लोगों को?
सानुनासिक निर्नुनासिक की। बढ़िया। क्या क्या लगाओगे यहां पर? चंद्र बिंदु लगेगा। क्या लगेगा? चंद्र बिंदु लगेगा। ठीक है, यहां तक का मामला क्लियर हो गया। अब आ जाओ कुछ और बारीक चीजें समझ लो, जैसे कि आयोग, आयोग नहीं, अयोग वाह। क्या बोलेंगे इसको? अयोग वाह। अब भाई देखो, 11 स्वर थे। 11 स्वर में से आपने देखो 52 वर्णों में से आपने 11 स्वर पढ़ लिए। 11 स्वर हो गए ना आपके, तो अब कितना बचा आपके पास में? 41 का आंकड़ा बचा। अब 41 में से दो जाएंगे आपके अयोग वाह। अयोग वाह क्या होते हैं सर? जो किसी अन्य वर्णों की के योग को वहन ना कर पाए उसे हम अयोग वाह कहते हैं। बिना किसी योग्यता के साथ रहने वाले वर्ण, उनके अंदर कोई नई योग्यता नहीं है, आपके वर्ण व्यंजनों में कोई परिवर्तन नहीं ला पाते ये। जैसे देखो, अगर मैं क के साथ आ बोलूंगा तो कैसे बोलूंगा? का। क में ही आ गया, जुड़ गया ना। अब अगर मुझे ई की मात्रा लगानी है तो मैं बोलूंगा की। अगर ए की लगानी है तो क्या बोलूंगा? के। अब जरा इसके अंदर बिंदी लगा के देखो, कंग, कंग, क अंग। तो आप आखिरी में अंग लगा रहे हो। ऐसे ही अगर इसके साथ में विसर्ग लगा के देखो, कह, तो आप कर क्या रहे हो? आप इसका इस क को इसके साथ जोड़ नहीं पा रहे हो, ये अलग से चलेगा, ये अलग से छटक के बोला जाता है। तो अंग और अह, अनुस्वार और विसर्ग, ये दोनों अयोग वाह कहलाते हैं, क्योंकि ये योग का वहन नहीं कर पाते। अब बचे हैं 39। तो 39 को है व्यंजन है। ये व्यंजन कल हम पढ़ेंगे, या जब भी अगली क्लास लगेगी तब पढ़ेंगे। ठीक है। अरे हाँ सुनो, आप लोगों के लिए खास बात, भैया कल तो नहीं, कल तो छुट्टी है। 17 तारीख को मैं आपकी 2 क्लास लूंगा। इस क्लास के लिए ध्यान देंगे सर, सारे सभी लोग मेरी बात पर ध्यान देंगे। आगामी 17 तारीख गुरुवार को मैं आपकी 2 क्लास लेकर आऊंगा। एक लेकर आऊंगा शाम 4 बजे, पौने 4 बजे, 3:40 पे, और दूसरी क्लास लेकर आऊंगा 7 बजे, जिसमें मैं स्वर संधि पढ़ाऊंगा। हाँ, अयोग वाह 2 वर्ण होते हैं, अंग और अह। इन्हें हम अयोग वाह इसलिए कहते हैं बच्चों, क्योंकि ये योग का वहन नहीं कर पाते, किसी अन्य स्वर के, अन्य व्यंजन के साथ उच्चारण करते समय अलग से बोले जाते हैं, उसके साथ जुड़ नहीं पाते। जैसे का जुड़ जाता है, जैसे की जुड़ जाता है, जैसे कु जुड़ जाता है, ऐसे। नहीं, 17 को नहीं होगी शिवानी, 17 को नहीं होगी। 17 तारीख को मेरा वीक ऑफ रहता है। उस दिन मैंने क्लासेस लगवाई हैं आपकी, स्वर संधि की 7 बजे, और 3:40 पे आपकी व्यंजन की क्लास है। ठीक। इसका मतलब ये नहीं मैंने क्लास छोड़ दी है, मैंने अभी और कुछ बातें बतानी है, वो काच कुछ बातें सुन लो फिर जाओ। सुनो एक और बात अंदर की, संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वर का मामला समझ जाओ, इतना सा सीख के जाओ फिर जाना। देखो, जब मैं सजातीय स्वर आपस में जोड़ता हूं, ध्यान देना मेरी बात को, मैं बहुत बारीक बात करता हूं भाई। सजातीय स्वर जब आपस में जोड़ता हूं, तो सजातीय का क्या मतलब होता है? अ का मेल अ से ही हो, तो कितना हो जाएगा? आ। ऐसी छोटी ई का मेल अगर छोटी ई से हो जाए तो क्या बन जाएगा? ऐसे ही छोटे ऊ का मेल छोटे ऊ से हो जाए तो क्या बन जाएगा? ये तीनों के तीनों क्या कहलाते हैं? सजातीय स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर 3 प्रकार के, आ ई उ। अब आ जाओ संयुक्त स्वर पे। संयुक्त स्वर जो होते हैं वो विजातीय स्वरों से बनते हैं। किससे बनते हैं? विजातीय स्वर से बनते हैं। अ के साथ अगर ई जोड़ोगे तो विजातीय हो गए, इसका हो गया ए। अ के साथ ए को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? अ के साथ उ को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? अ के साथ ओ को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? हाँ, एक ही जाति के शब्द। बढ़िया। निबंध की क्लास कितने बजे चल रही है बच्चा? 12 बजे मैं लेता हूँ यूट्यूब पे क्लास निबंध की, और 1 बजे उसी निबंध की क्लास को रिपीट, मतलब 1 बजे की जो क्लास होती है ना, उसमें आप लोगों के द्वारा भेजे गए निबंध को एक्सप्लेन करता हूँ। 1 बजे की कक्षा में आपके द्वारा भेजे गए निबंधों को चेक करने का काम मैं कर रहा हूं। आप बिल्कुल अटेंड करो, बहुत मजा आएगा आपको। सर मैं 17 को ट्रेन में रहूंगा, क्योंकि मेरा बीएड का एग्जाम है 18 से। चलो कोई बात नहीं रवि, आप क्लास बाद में अटेंड भी कर लेना, बाद में देख लेना उसको, है ना, पेड बैच।
पहले आप उस पर फोकस करो, बीएड का एग्जाम निपटा के आओ। सर हमारे बैच में निबंध की क्लास कब से होगी? होगी बच्चा, अनिल सर वो आपकी क्लास में भी होगी। देखो क्या है कहानी समझो, अगर आप उस पर प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो उधर आ जाओ, वरना ऐसे निबंध का मैं बेसिक से स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल सिखाऊंगा, आपकी क्लास में बैच में होगा वो क्लास। डन, यहां तक की कथा सबको क्लियर है, सबको स्पष्ट है सारा मामला, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? चलते चलते एक चीज और बता दूं क्या, अगर आपके पास में समय हो थोड़ा सा, तो ये इसके बारे में बता दूं क्या कि उच्चारण स्थल क्या क्या है, किसी स्वर को उच्चारण कहां से किया जाता है? आप लोग बताओ, मैं नहीं बता रहा। देखो अ आ का उच्चारण जब आप करोगे अ आ, तो आ यही कंठ में ताकत लगेगी, देखो करके बोलो, करके देखो। अ आ कहां पे बोल रहे हो? यहां बोल रहे हो। आ कंठ में यहां ताकत लग रही है, तो इसको क्या कह दिया? कंठ कह दिया, कंठ स्वर कह दिया। अब जरा ई ई बोल के देखो, तो ई ई बोलते समय आपके कंठ में ज्यादा ताकत नहीं लगती, पूरी जीभ में ताकत लगती है। ई ई ई ई, और आपकी जीभ क्या करती है? ऐसे उठ के तालू के पास पहुंच जाती है, ऐसे उठती है और तालू के पास पहुंचती है, तो तालव्य बोल दिए ई ई। अब जरा उ ऊ बोलो, उ ऊ, जितना ताकत जितना फोर्स आपका लग रहा है वो यहां लग रहा है, यहां होठ पे, तो ये ओष्ठ से हो गए। अब री ऋषि का बोलते समय तालू से थोड़ा सा पीछे खिसकते हैं हम, री, है ना, तो री ऋषि का मूर्धा में चला गया। ए आई, क्योंकि आ और ई से मिलकर बना है, इसलिए ए आई यहां आया है, तो कंठ और तालु ही इसको हम बोलेंगे कंठ तालु। और उसी प्रकार आ और उ मिलके क्या बना? ओ औ बना, तो उसी प्रकार कंठ और ओष्ठ मिलकर बोलेंगे कंठोष्ठ्य, जो कि ओ औ का तरीका है। ए आई ओ औ मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करने का समय हो चुका है। किसी को कोई दिक्कत आ रही है, किसी को कोई डाउट आ रहा है, किसी को कुछ पूछना है, बिल्कुल पूछ सकता है, आपकी अपनी कक्षा है बच्चा लोग, आप कुछ भी प्रश्न मुझसे पूछ सकते हो इस वर्णमाला से रिलेटेड। बताओ किसी के मन में कोई प्रश्न है क्या? सर क्लास कब खत्म होगी? अभी हो गई खत्म। मैंने निबंध भेजा था, इसमें क्या कमी थी? उसके लिए 1 बजे वाली कक्षा में जुड़ो। अनुप्रिया, आपने बाढ़ पे लिख के भेजा था क्या? अनुप्रिया, बाढ़ पे निबंध लिखा था ना? उसको मैं बाद में, हाँ उसको मैं अभी समझाऊंगा बच्चा, अभी मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया है। अभी मैं महिलाओं से संबंधित निबंधों पर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, तो उस पर ज्यादा बातचीत चल रही है। आपकी क्लास, आपका जो साहित्य से, हाँ अच्छा साहित्य से जुड़ा है, ठीक है। हाँ तो साहित्य और संस्कृति की जब मैं बातें करने आऊंगा ना, तब मैं इस पर डिटेल में बताऊंगा आपको, अभी मैंने उसको नहीं बताया। कब है क्लास निबंध की? टाइमिंग कब है अदर देन दिस बैच? अरे मैं बता रहा हूँ, देखो क्या है, अभी एक फ्री क्लास शुरू हुई है, फ्री क्लास, इसमें 12 बजे एक तो मैं कक्षा लेता हूँ यूट्यूब चैनल पे, आपका जो भी यूट्यूब चैनल है, यूपीपीएससी एमपीपीएससी बिहार, वहां पे मैं यूट्यूब पे चैनल लेता हूँ 12 बजे क्लास, और एक उसके जस्ट बाद 1 बजे क्लास लेता हूँ एप्लीकेशन पे। ये फ्री क्लास है, सब लोगों के लिए करवा रहा हूँ, आप लोग भी ज्वाइन करो, आप लोग भी देखो क्या लिखूं, कैसे लिखवा रहा हूँ। तो वहां पे थोड़ी सी क्लासेस आप देखोगे तो आपको जो जो बेसिक्स हैं वो समझ में आ जाएंगे। और दूसरा 1 बजे वाली क्लास में मैं क्या कर रहा हूँ, जो लोग निबंध भेजते हैं मुझे लिख के, उन निबंधों को मैं चेक करता हूँ बैठ के, हर एक को बताता हूँ, तुमने यहाँ ये गलती की, तुमने यहाँ गलती की, ऐसे गलती की, इसको ऐसे करो, इसको वैसे करो, इसको ठीक कर दो, ऐसा कर दो। इस तरह से आप इस चीज को कंप्लीट करवा। तो ये दोनों क्लासेस आप अटेंड कर सकते हो, है ना, जब आप चाहो तब आ सकते हो उस क्लास में और पढ़ सकते हो। चल तो आज की कक्षा को इसी के साथ कर देते हैं विराम। मेरे ख्याल से आज थोड़ी से समय में, कम समय में बहुत अधिक सीखा होगा आपने, और आपके अक्षरों में आप सुधार लाओ, क्योंकि आपको मेंस में रिटर्न एग्जाम होगी, लिखना पड़ेगा। लिखने के लिए आपका अक्षर जितने सुंदर होंगे उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो आज की कक्षा को इसी के साथ देते हैं विराम। होगी अगली बार फिर मुलाकात 17 तारीख को आपकी कक्षा में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद रुद्रा। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।